ठीक है, तो कल तक हम लोगों ने इसके क्वेश्चंस वगैरह मतलब थोड़ी बहुत चीजें सीखी थी, काफी थ्योरम भी की थी शायद एक। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एक और थ्योरम है, थ्योरम नंबर सेकंड है। आर लंबाई के चक्र की कोटि स्मॉल आर होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्या, स्मॉल आर लंबाई के चक्र की कोटि क्या होती है, स्मॉल आर होती है। स्टार्ट करें कैसे, इसका प्रूफ, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले माना एक है अवयव, एक अवयव है एक्स, एफ के परिसर का, परिसर मतलब रेंज, एफ के परिसर का एक सदस्य है, एफ के परिसर का एक सदस्य है, एक्स एफ के परिसर का एक सदस्य है। क्लियर है, आगे चलते हैं। तथा माना f इज इक्वल टू x1 x2 x3 डैश 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 डैश, यहाँ पे लिख दिया मैंने x r, मैंने f मान लिया क्या, x1 x2 x3 डॉट 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 कितना x r। अब इधर देखना, कल हम लोगों ने एक चीज सीखी थी, क्या सीखी थी, मैं लिखता हूं f x1, इसकी इमेज कौन बनेगी, इससे जस्ट अगला वाला x2, चक्र की बात करते हैं ना पंजे से। ठीक है, तो मैं इसकी इमेज क्या बनेगी, इससे जस्ट अगला वाला, मैंने लिख दिया x2। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं आगे f स्क्वायर x1, इसका मतलब क्या हो गया, f स्क्वायर x1 का मतलब, इसका मतलब है कि मैं दो टर्म आगे खींच रहा हूं, मतलब f x2 की इमेज क्या होगी, x3, इसको मैं f x2 बराबर 3 भी लिख सकता हूं, मतलब इसकी इमेज क्या होगी x3, या फिर यहीं पर स्क्वायर लगाकर, मतलब इसको दो टर्म आगे किसका आना है, 1 और कितना 2। सपोज दैट आपको लिख रहा हूं कितना f क्यूब x1, तो f क्यूब x1 आप लोग कितना लिखोगे, x4, मतलब आप लोग x1 को कितना टर्म आगे किसका दोगे, 3 टर्म आगे किसका दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको लिखते जाओगे, और डॉट 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 अगर आप लोग आगे तक जाते हो f रेज़ टू पावर किसके r-1 तक जाते हो। ठीक है, f रेज़ टू पावर कितना r-1 और x1, r-1 का मतलब क्या हुआ, इससे जस्ट एक अवयव पीछे है। ठीक है, f रेज़ टू पावर r-1 x1 कितना हो गया, इससे जस्ट एक लंबाई क्या है वो पीछे है, तो इसकी इमेज क्या बनेगी, xr बनेगी, ये बनेगी क्या xr। और आगे जाते हैं अपन, तो f रेज़ टू पावर r(x1) इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वापस से x1, क्यों, क्योंकि यहां तक है एलिमेंट्स, तो इसकी इमेज क्या बनेगी, वापस से पहला वाला बनेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखोगे, अतः f एक स्मॉल r लंबाई का चक्र है, स्मॉल r लंबाई का क्या है, चक्र है। r लंबाई के चक्र की कोटि भी r होती है, मुझे अब ये भी बताना है। क्लियर है, आगे लिखते हैं, तो मैं लिखता हूं यहां पर अतः f r x1, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं f रेज़ टू पावर x i की तरीके से, अगर यहां लिखूं मैं f रेज़ टू पावर r x i इज इक्वल टू, यहां लिख दिया x i, वेयर i इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं कितना 1, 2, 3, 4, डॉट 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 डॉट, कहां पे r तक चलेंगे। ठीक है, f रेज़ टू पावर r x i बराबर कितना आ जाएगा, x i, क्योंकि आप लोग देख रहे हो 1 1 1 1 इस तरीके से जा रहा है ये वाली चीज, तो वापस से क्या आ रहा है, यहाँ पर x1 आ रहा है, इस जगह पर कितना आ रहा है, xr आ रहा है। अगर मैं f x1 रखता हूं तो भी कितना आता है, x1 आता है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इसको सोल्व करता हूँ, इसके आगे जस्ट लिखना है आपको, क्या लिखना है, f रेज़ टू पावर r, यहाँ लिखता हूँ मैं कितना x2, तो भी मेरे पास में कितना आएगा, x2, f रेज़ टू पावर r x3 लिखता हूँ तो भी मेरे पास में कितना आएगा, x3। तो इसी तरीके से डॉट डॉट करता हुआ जाऊंगा तो ये चीज लिख सकता हूँ, f रेज़ टू पावर x r x i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वापस से x i, वेयर i इज इक्वल टू कितना 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। आगे देखो, मैंने लिखा यहाँ पर, देखो क्या क्या करना है, पहले तो ये लिखना है, उसके बाद में ये दो टर्म लिखनी है, फिर डॉट डॉट लगा के ये वाली चीज लिखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं, मैं लिखता हूँ चूंकि x f के परिसर का ही सदस्य है, परिसर का एक सदस्य है, एक सदस्य है, जहां जो x है वो बिलोंग नहीं करता है किसके अंदर, x1, x2, x3, डॉट 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 कितना xr। तो अगर ये f के परिसर का सदस्य है तो मैं यहां पर इस तरीके से इसको भी लिख सकता हूं, कितना f रेज़ टू पावर r x इज इक्वल टू कितना x, जैसे यहां पर xi इज इक्वल टू कितना आया था xi, तो
तो x भी इसी के परिसर का सदस्य है, तो उसको लिख सकता हूं f रेज़ टू पावर r x इज इक्वल टू कितना x। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देना। तो मैं लिखूंगा बाय इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से इक्वेशन 1 एंड 2 आप लोगों को मिलेगा f रेज़ टू पावर r x इज इक्वल टू वापस से x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू f का परिसर या फिर रेंज ऑफ f, x बिलोंग्स टू कितना f का परिसर। मतलब आप लोगों को वापस यही स्टेप मिलेगी, इसको खाली मैंने लिखा है कि f के परिसर के लिए। तो f रेज़ टू पावर r x इज इक्वल टू कितना आ गया x। और आप लोग अब इसको कंपेयर करो, यहां तो x है, ये भी x की जगह कितना है x है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं f रेज़ टू पावर r x 1 डॉट x लिख सकता हूं उसको मैं, क्लियर है। और 1 गुणन संक्रिया के लिए क्या होता है, तत्समक अवयव होता है एक तरीके से। तो यहां पर x बराबर में तो x आ रहा है, ठीक है। कंपेयर करता हूं तो f रेज़ टू पावर r बराबर में कितना आ गया i, ये तत्समक अवयव ही तो है। अरे 1 तो क्या हो गया, तत्समक अवयव हो गया। तो f रेज़ टू पावर r बराबर में कितना आ गया i। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी कोटि किसके बराबर आ गई, तत्समक अवयव के। तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी f की कोटि कितनी होगी r। तो आप लोग क्या लिखोगे, अतः f की कोटि r होगी। और वही चीज आप लोगों को प्रूफ करनी है, स्मॉल r होगी। ये रहा r लंबाई की चक्र की कोटि, इसकी लंबाई भी r थी और कोटि भी क्या आ गई r। नोट करें इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 है, प्रत्येक क्रमचय को असंयुक्त चक्रों के गुणनफल द्वारा प्रकट किया जा सकता है, ठीक है। प्रत्येक क्रमचय को असंयुक्त चक्रों के गुणनफल द्वारा प्रकट किया जा सकता है। तो इसका प्रूफ अपन देखते हैं। प्रूफ मैं लिखता हूं, माना एक परिमित समुच्चय, माना एक परिमित समुच्चय S है जिसमें n अवयव विद्यमान है, जिसमें n अवयव विद्यमान है, ठीक है। अब आपको इसको प्रूफ करना है कि असंयुक्त चक्रों के गुणनफल द्वारा प्रकट किया जा सकता है। इसे हम गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा या फिर विधि द्वारा हल करेंगे। आगमन विधि द्वारा हल करेंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं, माना जो उपरोक्त प्रमेय है, प्रमेय n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर 1 के लिए क्या है, ट्रू है, सत्य है। n बराबर 1 के लिए सत्य है। और n बराबर 1 के लिए अगर प्रमेय क्या हो जाती है, सत्य हो जाती है, तो हम लोग क्या मानते हैं कि n बराबर n के लिए सत्य होते हैं। लेकिन यहां पर अलग कंडीशन मानता हूं मैं। फिर माना प्रमेय m इज लेस देन n के लिए सत्य है, n के लिए भी क्या है, ये सत्य है। m इज लेस देन n के लिए भी सत्य है। अब हम सिद्ध करेंगे कि प्रमेय m बराबर n के लिए सत्य है। अब हम सिद्ध करेंगे कि प्रमेय जो है वो m बराबर n के लिए क्या है, सत्य है। ये चीज हम लोगों को सिद्ध करनी है। मैं तो माना फलन, एक फलन मानता हूं f, जिसकी मैपिंग है s से लेकर s पर, मतलब एक आच्छादित फलन है, एक क्रमचय है, एक क्रमचय है जहां s के अवयवों में से मैं कुछ उठा के मानता हूं, इसके अंदर जो अज्यूम कर रखा है s के अवयव, मैं लिखता हूं कितना, x1, x2, x3 डॉट xk के लिए स्मॉल k एक पूर्णांक है, ठीक है। तो मैं बात करता हूं यहां पर fx1 बराबर लिख रहा हूं x2, fx2 बराबर लिख रहा हूं x3, fx3 बराबर लिख रहा हूं x4, और इसी तरीके से सो ऑन। ये जाएगा कितना, f ऑफ xk माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा xk, और f ऑफ xk इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 x1। भाई एक तरीके से चक्र हो गया कि x1 से स्टार्ट किया, इसकी इमेज बनी x2 की इमेज क्या हो गई x3,
x3 की इमेज होगी x4 और फिर xk माइनस इससे जस्ट पीछे वाली की इमेज क्या होगी xk, तो xk की इमेज क्या हो जाएगी x1 वापस से, तो एक तरीके से साइकिल बन गया। तो मैं लिखूंगा अतः f एक k लंबाई का चक्र है, k लंबाई का चक्र है। f जो है एक k लंबाई का क्या है चक्र है। अब आगे करते हैं अपन यहां पे। अब माना मैं यहां पर एक और चीज मान लेता हूं, t बराबर t क्या मान रहा हूं समुच्चय, एक t समुच्चय ये मान रहा हूं जिसमें s के अवयव तो होंगे, s के अवयव तो होंगे लेकिन ये वाले अवयव नहीं होंगे। s में कितने अवयव है, मैंने बोला पहले कि यहाँ पर s के लिए n अवयव विद्यमान है, उसके अंदर क्या है n अवयव है, ठीक है। वो n अवयव चाहे कितने भी हो सकते हैं और ये उसी में से कोई ना कोई एक समुच्चय उठाया था मैंने। अब जो मैं t मान रहा हूं ना समुच्चय, उसके अंदर क्या होंगे s के बाकी अवयव तो होंगे लेकिन ये वाले अवयव नहीं होंगे, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं s माइनस कितना x1 x2 x3 और कोमा डॉट 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 कितना xk तक, ठीक है। यहां पर मतलब बाकी अवयव तो होंगे। फिर मैं बात करता हूं यहां पर, चलो इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, ये थ्योरम पूरी लैंग्वेज के अंदर ही चल रही है। फिर से आगे लिख रहा हूं मैं, माना g, ये t से t पर एक क्या अच्छा तक है, एक n से कम अवयवों वाला क्रमचय है। n से कम अवयवों वाला क्या मान लिया मैंने, एक क्रमचय है, n से कम अवयवों वाला एक क्रमचय। अतः माना मैं लिखता हूं g बराबर, यदि मैं लिखता हूं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 कितना अल्फा r। एक चीज देखना आप लोग, ये भी n से कम अवयवों वाला एक क्रमचय है और जो मैंने f माना था वो भी क्या था, n से कम अवयवों वाला एक क्रमचय था। और n से कम अवयवों वाले क्रमचय के लिए ये वाले जो क्रमचय होंगे ना ये चक्र हो जाएंगे एक तरीके से। क्यों? क्योंकि पहले मैंने गणितीय आगमन सिद्धांत के लिए क्या माना था, n से कम अवयवों के लिए क्या है वो सत्य है। आप लोग देखोगे ना दूसरी लाइन के अंदर ही मैंने लिखा था n से कम अवयवों के लिए वो क्या है, एक सत्य चीज है, मतलब प्रमेय जो है उनके लिए सत्य है। तो मैं लिखूंगा अतः अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा r एक चक्रीय क्रमचय, एक चक्रीय क्रमचय है। तो अब ये वाले जो है ये भी चक्रीय क्रमचय, वो भी चक्रीय क्रमचय, और इन दोनों को मैं क्रमचय गुणन के आधार पर FOG इज इक्वल टू, f की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, f की वैल्यू थी मेरे पास में x1 x2 x3 डॉट 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 कितना xk तक थी। ऑफ g की वैल्यू कितनी है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा r है, ठीक है। इन दोनों को गुणन के रूप में मैंने क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया, जहां पर इस o को हटा दो यहाँ पे आप लोग चाहो तो, और फिर लिख दोगे fg इज इक्वल टू x1 x2 x3 डॉट 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 xk और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा r। इस प्रकार आप लोग क्या लिखोगे, जहां जो इसके सारे अवयव है कितने xk तक अवयव है इज नॉट इक्वल टू कितना अल्फा r के, मतलब ये दोनों में से कोई भी चीज कोई भी अवयव जो है आपस में इक्वल नहीं है। तो मतलब ये क्या होंगे, जो कि असंयुक्त, जो एक असंयुक्त चक्रों के गुणनफल द्वारा प्रकट किया गया है, गुणनफल द्वारा प्रकट किया गया है। और ये मुझे प्रूफ करना था। देखो थ्योरम जो है ना, थ्योरम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का काम चल रहा है और कुछ नहीं है। f और g दोनों को चक्रीय क्रमचय प्रूफ किया मैंने, और चक्रीय क्रमचय दोनों ही चक्रीय क्रमचय दोनों को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से यहाँ पर इसके अंदर दोनों में एक भी चीज कॉमन नहीं है, तो आप लोग क्या लिखोगे कि ये एक तरीके से डिसजॉइंट साइकिल, मतलब असंयुक्त चक्र। असंयुक्त चक्र कल मैंने बताया था ना, डिसजॉइंट साइकिल जिसके अंदर एक भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो। तो यहाँ पर इसका एक भी अवयव इसके अंदर भी नहीं है, तो आपस में उभयनिष्ठ नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, एक असंयुक्त चक्रीय क्रमचय। आपके पास में एक एग्जांपल है बुक के अंदर,
देखो क्या एग्जांपल है वो सुनो, इसी पे बेस्ड है, इसी थ्योरम पे बेस्ड है। मतलब ये थ्योरम क्या कहती है, इधर देखना, f इज इक्वल टू आपके पास में दे रखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक। उसके बाद में आपको गिवन है बेटा 3 4 2 5 6 1 फिर 9 10 7 और 8। ठीक है, अब मैं यहां पर देखता हूं इस जगह पर, आप लोग एक चीज देखना, f बराबर इसके अलग अलग साइकिल बनाता हूं मैं, अलग अलग क्या बनाता हूं, चक्रीय क्रमचय बनाता हूं। 1 की इमेज कहां आ रही है 3 पे, फिर 3 की इमेज कहां आ रही है 2 पे, फिर 2 की इमेज कहां आ रही है, फिर 4 की इमेज 5 पे, फिर 5 की इमेज 6 पे, 6 की इमेज 1 पे, वापस से 1 पे पहुंच गया क्या मैं। तो एक साइकिल क्या बना, सबसे पहले तो 1 से कहां पे गया थे 3 पे, फिर 3 से कहां गया ये 2 पे, फिर 2 से कहां गया 4 पे, फिर 4 से कहां गया 5 पे, और 5 से कहां गया 6 से, और 6 से वापस से 1 पर आ गया। तो ये तो साइकिल यहीं खत्म हो गया। अब बात करते हैं अपन 7 से, 7 की इमेज कितनी है 9 की इमेज कितनी है 7, मतलब एक चक्र ये बन गया, वापस से 7 पे आ गया ना मैं, तो एक चक्र क्या बनेगा मेरे पास में 7 और 9, आ रही है बात समझ में। अब 8 की इमेज कितनी है 10 की इमेज कितनी है 8, तो एक चक्र क्या बनेगा मेरे पास में 8 और 10। इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर तीनों के अंदर एक भी अवयव बेनिष्ठ नहीं है, और ये क्या है, ये सारे के सारे चक्रीय क्रमचय तो है। तो इस तरीके से इन चक्रीय क्रमचयों को मैं क्या कर सकता हूं, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट मींस असंयुक्त चक्रीय जो समुच्चय होते हैं ना, असंयुक्त समुच्चय उनके अंदर व्यक्त कर सकता हूं। ये एग्जांपल के थ्रू इस थ्योरम को समझाएंगे, करो उसको, हाँ कर लेना उसको भी नोट। उसके बाद में आप लोग थोड़े से नोट लिखेंगे इसी के अंदर। तो नोट नंबर 1 है, एक इंपॉर्टेंट नोट है ना, एक पक्षांतरण सदैव एक विषम क्रमचय होता है। ये आगे काम में है कि थ्योरम्स के अंदर एक विषम क्रमचय होता है, एक पक्षांतरण सदैव एक विषम क्रमचय होता है। दूसरे नंबर पे लिखना है एक तत्समक क्रमचय सदैव एक समक्रमचय होता है, सम क्रमचय होता है। थर्ड नंबर पे दो समक्रमचयों का संयुक्त एक समक्रमचय होता है, समक्रमचय होता है। उसके बाद में दो विषम क्रमचयों का संयुक्त, विषम क्रमचयों का संयुक्त एक विषम क्रमचय होता है, विषम क्रमचय होता है। पांचवें नंबर पे लिखा एक सम तथा एक विषम क्रमचयों का संयुक्त एक विषम क्रमचय होता है, विषम क्रमचय होता है। इन बातों को ध्यान रखना है क्योंकि आगे थ्योरम के अंदर काम में आएंगी ये सारी चीजें। नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6 है, n कोटि के सभी समक्रमचयों का समुच्चय an एक समूह है जिसका ग्रुपांक फैक्टोरियल n/2 है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है। कैसे करेंगे इसका प्रूफ देखें सब लोग। प्रूफ वो बोला n कोटि के सभी समक्रमचयों का समुच्चय an। तो यहां पर दिया गया है कि an समक्रमचयों का समुच्चय है, समक्रमचयों का समुच्चय है। an इज ए सेट ऑफ द ऑल इवन परम्यूटेशंस का समुच्चय है। अब बात करते हैं अपन an एक ग्रुप होगा, ये आपको पहले प्रदर्शित करना है कि an जो है ग्रुप है। ये बाद में देखेंगे, ग्रुपांक फैक्टोरियल n/2 है, ये बाद की बात है। पहले हम लोग करेंगे an एक समूह है, एक ग्रुप होना चाहिए।
स्टार्ट करते हैं। एन समक्रमचियों का समुच्चय है। ग्रुप के लिए आपके पास में 4 बातें प्रूफ होनी चाहिए। सबसे पहले क्लोजर, समवर्तता या फिर द्विचर उसको बोलते हैं अपन। सेकंड नंबर पे साचर्यता, थर्ड पे तत्समक और फोर्थ पे प्रतिलोम। ये चारों चीजें सेटिस्फाई हो रही है तो वो क्या होता है, ग्रुप होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ समवर्त या फिर द्विचर संक्रिया, बात एक ही है, ठीक है। एन यहाँ पर एन जो है समक्रमचों का समूह है। मैं बात करता हूँ कि एन कोटि की सभी क्रमचयों का समुच्चय एन एक समूह जिसका ग्रुपांक फैक्टोरियल n/2 है। मैं लिखता हूँ कि हम जानते हैं कि एक समक्रमचयों का समुच्चय an है, ठीक है। दूसरे समक्रमचय के समुच्चय के साथ संयुक्त रूप से भी समक्रमचय होता है। अतः an गुणन संक्रिया के लिए समवर्त है, गुणन संक्रिया के लिए क्लोजर है, समवर्त है। लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी खासी है, इसके अंदर ध्यान रखना। मैं बोल रहा हूं बेटा, एक समक्रमचयों का समूह है, समुच्चय है, उसका मैं दूसरे समक्रमचय के समूह के साथ में अगर मैं कोई संक्रिया करवाता हूं तो वापस से मुझे क्या मिलेगा, समक्रमचयों का समुच्चय मिलेगा। आधी बात समझ में। और अभी मैंने नोट के अंदर लिखवाया था, ये लाइन कौन सी थी आपका, शायद 3rd नंबर वाला नोट था कि 2 समक्रमचयों का समुच्चय होता है, उसको संयुक्त रूप से भी क्या मिलता है, मुझे समक्रमचय मिलते हैं। तो वह बात वही है। तो मतलब 2 समक्रमचयों का अगर मैं गुणन कराऊंगा तो वापस से मुझे क्या मिलेगा, समक्रमचय ही मिलेगा। और इसीलिए क्या हो जाएगा, एक समवर्त हो जाएगा, मतलब द्विचर संक्रिया होगी गुणन संक्रिया के लिए। एन क्या होगा, एक गुणन संक्रिया के लिए क्या है, द्विचर है या फिर समवर्त है। बात करते हैं 2nd नंबर पे हम लोग साचर्यता। अब साचर्यता की बात आ रही है तो आप लोगों को पता है फलन के लिए जो गुणन संक्रिया होती है वो साचर्यता का पालन करती है। हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं। पहले हम लोगों ने एक चीज को भी ग्रुप प्रूफ किया था ना, कल वाली क्लास या कल या परसों क्लास में एक चीज को ग्रुप प्रूफ किया था। उसके अंदर हम लोगों ने प्रूफ किया था ये कि गुणन संक्रिया के लिए फलन जो होते हैं वो क्या होते हैं, साचर्य होते हैं। तो मैं लिखता हूं, हम जानते हैं कि, डायरेक्ट लिख देना, हम जानते हैं कि गुणन संक्रिया के लिए an साचर्य या फिर इसकी लैंग्वेज के अंदर गुणन संक्रिया, फलनों का गुणन संक्रिया साचर्य, गुणन संक्रिया के लिए फलन, पहले तो फलन साचर्य होता है, फलन साचर्यता का पालन करते हैं, ऐसे लिख दो, साचर्यता का पालन करते हैं। अतः गुणन संक्रिया के लिए an साचर्य होगा। an क्या हो जाएगा, साचर्य। an क्या हो जाएगा, साचर्य होगा, ठीक है। 3rd नंबर पे हम लोग तत्समक का अस्तित्व देखते हैं। तत्समक अवयव का अस्तित्व। हम जानते हैं कि, इसमें सब कुछ जानते ही हैं अपन पहले से ही, हम जानते हैं कि तत्समक एक, अभी मैंने लिखवाया था तत्समक के लिए कौन सी लाइन थी, वो दूसरी लाइन थी शायद, कि तत्समक के लिए क्या होता है, दूसरी या तीसरी जो भी लाइन थी, तत्समक के लिए क्या होता है, समक्रमचय होता है। तो हम जानते हैं कि तत्समक एक समक्रमचय होता है। सम पहले बताया था मैंने, वो काम में आएगी आगे लाइन है। तत्समक एक समक्रमचय होता है। तो तत्समक एक समक्रमचय होता है तो an भी एक समक्रमचय है, तो मतलब तत्समक का अस्तित्व होगा। अतः n के लिए तत्समक विद्यमान होगा, तत्समक विद्यमान होगा।
और फोर्थ नंबर पे बात करते हैं अपन प्रतिलोम की। प्रतिलोम की मैं तो यहां an एक समक्रमचय है, समक्रमचय है, तो इसका प्रतिलोम भी एक समक्रमचय होगा। एक क्या होगा? समक्रमचय होगा। अतः an के लिए प्रतिलोम का अस्तित्व भी होगा। प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, और प्रतिलोम का अस्तित्व होगा तो मतलब चारों चीजें प्रूफ है। तो मतलब आप लोग कह लो n कोटि के सभी समक्रमचयों का समुच्चय an एक क्या है? ग्रुप है। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, n कोटि के सभी समक्रमचयों का समुच्चय an एक ग्रुप है। लेकिन इसके अंदर ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है ग्रुपांक फैक्टोरियल n/2 है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको तो नोट करें। उसके बाद में ये वाली जो चीजें ये सीखते हैं अपन, ये कैसे निकालेंगे। चलिए आगे चलते हैं अपन। जिसका ग्रुपांक फैक्टोरियल n/2 है। अब मैं लिखता हूं an का ग्रुपांक ज्ञात करना, an का ग्रुपांक ज्ञात करना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, ग्रुपांक ज्ञात करना। माना S एक n अवयवों का समुच्चय है, एक n अवयवों का समुच्चय है। ठीक है, जहां E1, E2, E3, डॉट 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 EM एक समक्रमचय है, समक्रमचय है, जबकि O1, O2, O3, डॉट 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 OR एक विषम क्रमचय है, एक विषम क्रमचय है। S एक n अवयवों का समुच्चय जहां E1, E2, E3, डॉट 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 EM एक समक्रमचय है, जबकि O1, O2, O3, डॉट 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 OR एक क्या है? विषम क्रमचय है। तो अतः Sn, यहां लिख दो Sn है ना, इस तरीके से Sn बराबर ये सारे के सारे अवयव इसके अंदर उपस्थित होंगे, E1, E2, E3, डॉट 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 EM एंड O1, O2, O3, डॉट 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 कितना? OR। ठीक है, तो मतलब Sn की जो यहाँ पर आपके पास में ये कितने अवयव है? M, और ये अवयव कितने हैं? R। तो M और R दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं? फैक्टोरियल n बना रहे हैं। M प्लस R बराबर में कितना होगा? फैक्टोरियल। क्योंकि Sn के अंदर कितने अवयव है? n अवयवों का क्रमचय है एक तरीके से। तो n अवयवों का क्रमचय समुच्चय लिख देना, n अवयवों का क्रमचय समुच्चय है। तो क्रमचय क्या होता है? फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल n अवयव इसके अंदर उपस्थित होंगे। यहां तक के तो अवयव कितने हैं? m, और यहां तक के अवयव कितने मान लिए मैंने? r। तो इस तरीके से लिख दिया m प्लस r बराबर में कितना? फैक्टोरियल n। अब आगे लिखता हूं, माना अल्फा एक पक्षांतरण है तथा हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम? हम जानते हैं कि पक्षांतरण एक विषम क्रमचय होता है। पहली लाइन यही थी, पक्षांतरण एक विषम क्रमचय होता है। अतः मैं लिख रहा हूं यहां पर α1 E1, α2 E2, α3 E3, डॉट 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 αm EM एक समक्रमचय, सॉरी तो एल्फ इसके साथ साथ कोरस्पॉन्डिंग होंगे ना, मैंने तो कोरस्पॉन्डिंग मान लिया मैंने, एक पक्षांतरण मान लिया अल्फा, तो इसके साथ साथ मान लिया ना। अच्छा अल्फा ये वाला अल्फा ये वाला, सॉरी इधर देखो ध्यान से। तो ये अल्फा क्या है? एक पक्षांतरण एक विषम क्रमचय, और ये क्या है? समक्रमचय। ठीक है, विषम और सम बनाकर क्या बनता है? विषम और सम बनाकर क्या बनता है? विषम बनता है। तो आप लोग क्या लिखोगे? एक विषम क्रमचय होगा
एक विषम क्रमचय होगा, जबकि अल्फा O1 अल्फा O2 अल्फा O3 डॉट 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 अल्फा OR एक सम क्रमचय होगा। ये सम कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये अल्फा वाला भी विषम है और ये O1 O2 O3 भी विषम है, तो दोनों विषम को बनाएंगे तो क्या बनता है? एक सम बनता है। एक सम क्रमचय होगा, इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको एक वो जो नोट लिखवाया था उसके अंदर 4th नंबर के अंदर, उसके अंदर गलती से 2 विषम थे और 2 विषम का जो गुणन होता है वो एक सम होता है। वहां पर मैंने विषम लिखवा दिया, उसको ठीक कर लेना, करेक्ट कर लेना। आगे चलते हैं। तो an का ग्रुपांक याद कर रहे हैं अपन, तो मैंने वहां अभी ये जो इसका लास्ट पार्ट कंप्लीट किया था। अब आगे चलते हैं। an का ग्रुपांक याद करना, मैंने लिखा हम जानते हैं कि 2 या फिर हम जानते हैं कि सम क्रमचय तथा विषम क्रमचय समान नहीं हो सकते, अर्थात दैट इज अल्फा EI इज नॉट इक्वल टू अल्फा OI लिख दो। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल नहीं हो सकते हैं। जहां EI एक समक्रमचय है, जबकि OI एक विषम क्रमचय है। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं इसके अंदर। साथ ही अल्फा E1 अल्फा E2 अल्फा E3 डॉट 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 अल्फा EM में से कोई भी 2 अवयव समान नहीं है, अर्थात यहाँ लिखूंगा अल्फा EI इज नॉट इक्वल टू अल्फा EJ। अब आप लोगों को पता है ये लेफ्ट LHC होता है ना, क्या था? लेफ्ट कैंसिलेशन लो। ठीक है, LCL लेफ्ट कैंसिलेशन लो, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट होगी, कितना आ जाएगा? EI इज नॉट इक्वल टू कितना? EJ। अब आप लोग लिखोगे इसी प्रकार जो आपके पास में OI होगा वो भी नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा? OJ। इसको नोट करें फिर आगे बढ़ रहे हैं। OI इज नॉट इक्वल टू कितना हो गया? OJ। अब अल्फा E1 अल्फा E2 अल्फा E3 डॉट 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 अल्फा EM एक, ये क्या था? ये विषम और ये सम। ये क्या है? विषम और ये क्या है? सम। और विषम और सम मिलकर क्या बनता है? विषम। एक विषम क्रमचय है और विषम क्रमचयों के कुल क्रमचयों की संख्या कितनी थी? R माना था ना मैंने, O1 O2 O3 और R तक की। परंतु कुल क्रमचयों की संख्या स्मॉल r है। कुल विषम क्रमचयों की संख्या R लिख दो, स्मॉल r है। तो कुल से तो हमेशा ये वाली चीज हमेशा कम होगी, तो m इज लेस देन इक्वल टू कितना होगा? R। इक्वेशन नंबर दे दी मैंने इसको फर्स्ट। इसी प्रकार अल्फा O1 अल्फा O2 अल्फा O3 अल्फा OR एक, ये क्या था मेरे पास में? ये विषम मिलकर क्या बन रहा है? सम। ठीक है, ये सम क्रमचय बना। मैंने बोला था 4th में ठीक कर लेना उसको ना। एक सम क्रमचय है, परंतु अब आपको पता कुल सम क्रमचयों की संख्या कितनी है? स्मॉल m है, परंतु कुल क्रमचयों की संख्या स्मॉल m है। कुल क्रमचयों की संख्या स्मॉल m है। अतः भाई कुल से तो कम ही होंगे ये वाले क्रमचय, तो r इज लेस देन इक्वल टू कितना?
m। इक्वेशन नंबर क्या आ गई? सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखो, एक में तो m इज लेस देन इक्वल टू r और एक में m क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू r। ये कंडीशन कब होती है? जब दोनों क्या हो? इक्वल हो। तो मैं लिखूंगा बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय समीकरण 1 व 2 m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? r। m और r आपस में इक्वल हो गया। तो मैंने अभी एक चीज बताई थी स्टार्टिंग के अंदर, नाउ आपको पता है m प्लस r इज इक्वल टू किसके इक्वल है? फैक्टोरियल n के इक्वल है। स्टार्टिंग के अंदर लिखवाया था ये चीज, m प्लस r इज इक्वल टू कितना है? फैक्टोरियल n। तो मैं यहाँ पर m इज इक्वल टू r लिख सकता हूँ या फिर r इज इक्वल टू m लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं m इज इक्वल टू r लिखता हूँ या फिर r इज इक्वल टू m लिखता हूँ तो मेरे पास में कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल n अपॉन 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं r लिखूँ तो 2r हो जाएगा, r इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाय 2 हो जाएगा। m का भी इसी तरीके से निकाल लूंगा। तो बोल रहा है n कोटि के सभी समक्रमचियों का समुच्चय an एक समूह है जिसका ग्रुपांक कितना है? फैक्टोरियल n बाय 2 है। अतः an का ग्रुपांक फैक्टोरियल n बाय 2 होगा। ठीक है, इसको नोट करें, बाकी का आपका